नमस्कार। आप देख रहे हैं सुच्चू इनसाइट और मैं आपका आपके इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज बात हम करेंगे अफ़गानिस्तान में शासन कर रहे तालिबान और उसके नेतृत्व में पड़े दरारों की। इस पर एक बहुत ही खास और रोचक रिपोर्ट बीबीसी ने तैयार किया है और इसी की आज विश्लेषण और इसकी व्याख्या किया जाएगा। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं यह बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट जिसका नाम है काबुल बनाम कंधार और इसका यह चैप्टर 1 है और बहुत जल्द ही हम इसका चैप्टर 2 भी लेके आएंगे। तो बीबीसी की यह खास रिपोर्ट जिसमें कहानी काबुल बनाम कंधार की है। तालिबान के सर्वोच्च नेता अखुंदजादा के भीतरी कुनबे में दरार की बेहद ही चौंकाने और रोचक कहानी आपके बीच प्रस्तुत है। एक ऑडियो क्लिप से पता चला कि तालिबान के नेता किस बात से सबसे ज्यादा चिंतित हैं। ये कोई बाहरी खतरा नहीं बल्कि अफगानिस्तान के तालिबान के भीतर से पैदा होने वाला खतरा है। अफगानिस्तान पर 2021 से तालिबान का शासक है। तालिबान के सर्वोच्च नेता अखुंदजादा का एक ऑडियो क्लिप लीक हुआ जिसमें वह कहते हुए सुनाई दिए कि इस्लामिक अमीरात अर्थात तालिबान की सरकार के भीतर ही लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। ये आपसी मतभेद आखिरकार सभी को ले डूबेंगे और इस विभाजन से अमीरात ढह जाएगा और सबका खात्मा हो जाएगा। यह क्लिप जनवरी 2025 में दक्षिणी शहर कंधार की एक मदरसे की है और इस लीक क्लिप से इस बात को और बल मिला कि तालिबान के शीर्ष नेतृत्व में मतभेद है, लेकिन तालिबान नेतृत्व हमेशा से ऐसे किसी भी मतभेद से इनकार करता रहा। लेकिन बीबीसी की एक साल के लंबी जांच के बाद यह पता चला कि अंदर काबुल बनाम कंधार जरूर है। तालिबान के शीर्ष स्तर पर दो गुट मौजूद हैं। पहला गुट पूरी तरह से अखुंदजादा के प्रति वफादार है, जो कंधार से अफगानिस्तान को एक सख्त इस्लामिक अमीरात बनाना चाहता है। ऐसा देश जो आधुनिक दुनिया से कटा हुआ हो, जहां धार्मिक नेता समाज के हर पहलू को नियंत्रित करे, और इस गुट का ठिकाना कंधार है। जबकि दूसरा गुट काबुल में मौजूद है, जिसमें ताकतवर तालिबान नेता, तालिबान के कैबिनेट मंत्री, प्रभावशाली लड़ाके और असरदार धार्मिक विद्वान शामिल हैं। यह गुट एक ऐसे अफगानिस्तान देश बनाना चाहता है जो सख्त इस्लामिक ढांचे के भीतर रहते हुए बाहरी दुनिया से जुड़ा रहे, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और लड़की और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। फिलहाल अफगानिस्तान में लड़कियों की प्राइमरी स्कूल से ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता। लेकिन सवाल यह है कि क्या काबुल गुट, जिसके पास हजारों तालिबान समर्थक हैं, वह कभी अखुंदजादा को ठोस तरीके से चुनौती देंगे? क्योंकि तालिबान में अखुंदजादा सर्वोच्च शासक हैं, जो सिर्फ अल्लाह के प्रति जवाबदेह हैं, जिन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन पिछले साल की एक फैसले ने इन दोनों गुटों की नाजुक रस्साकसी को खुली टकराव की स्थिति में पहुंचा दिया। पिछले साल सितंबर के आखिर में अखुंदजादा ने इंटरनेट और फोन सर्विस बंद करने का आदेश दिया, जिससे अफगानिस्तान का संपर्क पूरी दुनिया से कट गया और फिर 3 दिन बाद इंटरनेट चालू हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसका आधिकारिक बयान तो तालिबान ने कभी नहीं दिया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि काबुल गुट ने अखुंदजादा के आदेश के खिलाफ जाकर इंटरनेट दोबारा चालू कर दिया। तालिबान की स्थापना से इसका अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि तालिबान दूसरे सभी अफगान राजनीतिक दलों या गुटों से अलग है, क्योंकि इसमें ना कोई विभाजन हुआ और ना खुला विरोध। इसकी बुनियाद में ही है कि अपने वरिष्ठ और आखिरकार अमीर यानी अखुंदजादा की आज्ञा मानने का सिद्धांत। लेकिन इंटरनेट चालू करना अखुंदजादा के खिलाफ जाकर काबुल गुट ने किया। तालिबान में यह किसी बगावत से कम नहीं था।
अखुंज़ादा को तालिबान का आंशिक नेता 2016 में इसलिए चुना गया क्योंकि वह सहमति बनाकर चलने वाले नेता माने जाते थे। उनके पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उन्होंने सिराजुद्दीन हक्कानी को अपना उपनेता बनाया। हक्कानी एक खौफनाक लड़ाका कमांडर था। उस समय वह अमेरिका की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल भी था। इस पर $1 करोड़ का इनाम था। और दूसरा उपनेता याकूब मुजाहिदीन को बनाया गया, जो तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे हैं। जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में अगस्त 2021 में लौटी, तो इन दोनों उपनेताओं को चुपचाप किनारा कर दिया गया और उन्हें केवल मंत्री बना दिया गया। और इसके बाद अखुंज़ादा अकेले सत्ता के केंद्र बन गए। यहाँ तक कि तालिबान के शक्तिशाली सह-संस्थापक और अमेरिका के साथ बातचीत का नेतृत्व करने वाले अब्दुल गनी बरादर भी प्रधानमंत्री नहीं बनाए गए, उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। लोगों को ऐसा लगता था कि वह प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे और खुद अखुंज़ादा राजधानी काबुल में बैठने के बजाय कंधार में रहना पसंद किया और अपने साथ भरोसेमंद कट्टर विचारधारा और सख्त सोच वाले लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। इनमें से कुछ वफादारों को देश की सुरक्षा एजेंसियों, धार्मिक नीतियों, अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों को संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई। अखुंज़ादा शुरू से ही अपना मजबूत गुट बनाने की कोशिश करते रहे हैं। जब सत्ता मिली तो बेहद कुशलता से उन्होंने अपने अधिकार और पद का इस्तेमाल कर अपना दायरा बड़ा कर लिया और इसके बाद काबुल में बैठे तालिबान मंत्रियों से सलाह लिए बिना फरमान जारी करने लगे। सत्ता में आने से पहले जो सार्वजनिक वादे किए गए थे, उसे नजरअंदाज करते गए, जैसे लड़कियों को शिक्षा देने का वादा। दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र की एक निगरानी संस्था ने सुरक्षा परिषद को भेजे एक पत्र में कहा कि लड़कियों की शिक्षा पर रोक और महिलाओं के काम करने पर पाबंदी दोनों गुटों के बीच तनाव का एक मुख्य कारण है। इसके साथ ही 1990 के दशक में तालिबान की शरिया अदालतों में जज के रूप में करियर शुरू करने वाले अखुंज़ादा अपने धार्मिक विचारों में और भी ज्यादा सख्त होते जा रहे हैं। अखुंज़ादा इतने कट्टर हैं कि उनके अपने बेटा आत्मघाती हमलावर बन गया, इसकी जानकारी उनको थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उसे मना नहीं किया और अंत में 2017 में उसकी मौत हो गई। अखुंज़ादा हर फैसले के बारे में कहते हैं कि मुझसे कोई ना पूछे, कयामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा कि मैंने यह फैसला क्यों लिया। अखुंज़ादा बहुत कम बोलते हैं, ज़्यादातर इशारों में बात करते हैं। उनके कमरे में मौजूद बुजुर्ग मौलवी उन इशारों की व्याख्या करते हैं। तो आगे की कहानी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।